हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका एग्ज़ाम आरजू क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे जीवन चक्र के दौरान पोषण, यानी कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको कैसा पोषण चाहिए, किस प्रकार का पोषण देना चाहिए। इसे हम बात करें शिशु अवस्था की। अगर बेबी कोई जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में होता है, तो उस अवस्था में उसे कैसा भोजन कराना चाहिए, कैसा संतुलित आहार देना चाहिए, कैसा पोषक आहार देना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा बड़ा हुआ, बाल्यकाल की अवस्था में आया, तो उसे कैसा पोषण दिया जाना चाहिए। फिर बच्चा बड़ा हुआ, फिर किशोरावस्था में आया, तो किशोरावस्था में उसे कैसा भोजन देना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, वृद्धावस्था आई। किशोरावस्था के बाद वृद्धावस्था आई, तो वृद्धावस्था में कैसा भोजन दिया जाना चाहिए। बीच में एक और टर्म आता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका किस प्रकार का ख्याल रखना चाहिए, उसको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उसको किस प्रकार का संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में जनरली हम यही पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सब चीज़ को हम इंक्लूड किए हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आधा घंटे की क्लास होगी लगभग, तो उसमें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा है शिशु के लिए आहार। जो हमारा इन्फेंसी में होता है, इन्फेंट बच्चा होता है शिशु, उसके लिए कैसा आहार होना चाहिए। शिशु को जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेबी को कब तक माँ का स्तनपान कराना चाहिए। तो बेबी अगर बच्चा जन्म किया है तो उसको जन्म से लेकर 6 मंथ यानी 6 महीने तक उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, माँ का स्तनपान करवाना चाहिए। क्योंकि माँ के पीले गाढ़े दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है, जिसमें अच्छी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, लवण, पानी सब कुछ होता है। उसमें वो आहार माँ के लिए, माँ का आहार, माँ का दूध बच्चे के लिए संतुलित आहार माना जाता है। इसलिए बच्चे को 6 मंथ तक केवल माँ का गाढ़ा पहला दूध दिया जाना चाहिए। प्रसव के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू किया जाना चाहिए तथा पहले दूध कोलेस्ट्रॉम, मैंने बोला कोलेस्ट्रॉम को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसे कई बीमारियों के संक्रमण से बचाता है। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसमें इतनी पावर होती है कि बच्चों को अगर दिया जाएगा तो बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी, बच्चे को कोई संक्रमण होने का खतरा कम रहता है, क्योंकि उसके माँ के गाढ़े दूध में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, प्रोटीन, वसा, मतलब सब कुछ होता है उसके दूध में। इसलिए और ये कहा गया है कि अगर माँ का गाढ़ा पहला दूध है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए, इसमें जैसे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्तनपान शिशु के लिए सुरक्षित पोषण सुनिश्चित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। मैंने बताया भी, संक्रमण कम हो जाता है तथा यह उसके संपूर्ण विकास में मदद करता है। शिशुओं की वृद्धि और स्वास्थ्य विकास के लिए स्तनपान सबसे अच्छा प्राकृतिक और पौष्टिक आहार है। कहने मतलब बेबी के लिए स्तनपान करना एक प्राकृतिक, नेचुरल और सबसे अच्छा पौष्टिक आहार होता है माँ का पहला दूध। ठीक है, स्तनपान कराने वाले शिशुओं के अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये कि अगर आप बेबी को, जो छोटा नवजात शिशु होता है, अगर आप उसको माँ का दूध दे रहे हैं तो वहाँ पर उसको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में सब कुछ होता है। अगर आपको हम एक चीज़ बताएं, ऑब्जर्व किया होगा आपने कभी, मार्केट से डिब्बा बंद वाला जो दूध आता है, ठीक है, जो बच्चों को बोतल में मिला के फीड करवाया जाता है, तो उस पर एक लाइन नीचे लिखा होता है, कभी आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होता है माँ का दूध सर्वोत्तम है। ये लाइन नीचे लिखी होती है डिब्बे के ऊपर। मतलब कंपनी वाले भी बता रहे हैं कि माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। ये इतनी छोटी सी लाइन वो डिब्बे के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, इसलिए माँ के दूध में सब कुछ होता है, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 महीने के बाद आप स्तनपान कराने के साथ साथ अपने बच्चे को अनुपूरक आहार समता खिला सकते हैं। कहने मतलब अब बच्चा हमारा बड़ा हो गया, कितना हो गया, 6 महीने का हो गया, तो आप उसे बाहरी कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे किसी चीज़ का जूस हो गया, दाल का जूस हो गया, किसी फल का या फ्रूट का जूस हो गया, अनार का, या किसी अच्छी सी पदार्थ का जूस हो गया, उससे दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप बाहर ही खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है। अगर बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसका पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर आप बाहर से कुछ खिलाएंगे, बाहर से कहने का मतलब है अगर जूस पिलाएंगे या किसी और चीज़ का संतुलित आहार देंगे तो बच्चा वो पचा पाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। क्योंकि बचपन में उसका, शिशु अवस्था में, नवजात में उसका इतना जो पाचन सिस्टम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि 6 महीने के बाद इतना आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुपूरक आहार पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। कहने मतलब जो आहार दे रहे हैं वो पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो बनाए वो खिला दिए। ठीक है, ये अनुपूरक आहार सामान्यतः घर पर उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे उसने बताया है गेहूँ, चावल, बाजरा आदि, दाल, चना दाल, मेवा तथा तिलहन, मूंगफली, तिल
तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल आज चीनी और गुड़ से तैयार किए जा सकते हैं। कहने मतलब आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर मतलब आपको लगता है कि हाँ बेबी को पहली बात तो रोटी का टुकड़ा खा नहीं पाएगा क्योंकि उसके दांत नहीं है। 6 महीने की उम्र में ये बात थोड़ा उम्र बढ़ गई है, बच्चे की 2 साल का हो गया तब की बात हो रही है कि बच्चे के मुंह में दांत भी आ जाएंगे। तो आप हल्का सा रोटी का टुकड़ा अगर उसके मुंह में रख देंगे, बाजरे गेहूं की बनी, चावल की बनी, मतलब कुछ भी रोटी है उसको खिलाएंगे तो खा सकता है। ठीक, यही बात अगर 6 महीने की है और 6 महीने पे बच्चे के मुंह में दांत नहीं निकल पाएंगे तो उसको आप रोटी कर देंगे तो चबा नहीं पाएगा, चबा नहीं पाएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर निकल भी गया तो उसको पचाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका कितना डाइजेस्ट सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ है। ठीक है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के नरम अर्धधात ठोस जैसे आलू, दलिया, अनाज, अंडे भी खिला सकते हैं। कहने मतलब आप आलू भी खिला लीजिए, क्योंकि आलू में बहुत उबाल के खिलाइए तो बहुत नरम होता है। ठीक है, वो बच्चा खा सकता है इजीली, क्योंकि उसको केवल मुंह में रख दीजिए, वो दबा के अंदर निकल जाएगा, उसको चबाना नहीं है क्योंकि इतना हल्का होता है, इतना मुलायम होता है, वो खा सकता है। आप दलिया बना लीजिए। ठीक है, दलिया बना के दूध से मिक्स करके दलिया खिला सकती हैं। ठीक है, अनाज, अंडा, मतलब आप उसको लगता है कि बच्चों को हम ये देंगे बच्चा खा सकता है, आप वही चीज़ें खिलाएं हैं। ठीक है, अब देखते होंगे आप बढ़ते बच्चों के लिए आहार, मतलब छोटा बच्चा था उसके लिए बताया, अब बच्चे की उम्र बढ़ रही है उस टाइम बच्चे को क्या देना चाहिए। संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली की नींव रखते हैं। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम कम होता है। संतुलित आहार जो खाते हैं मतलब मान लीजिए अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही अच्छा खाना खा रहा है, ठीक है, संतुलित आहार ले रहा है, तो वहाँ पर उसको क्या होगा, उसकी जो नींव होगी वो मजबूत होती है, उसकी जो बेस होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। स्टार्टिंग से ही इसका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, जिससे क्या है बड़े होने पर उसकी प्रॉब्लम किसी बीमारी की होने की कम रहती है। ये चीज़ होता है। अगर आप मान लो अगर शिक्षा का स्तर देख लीजिए, अगर बेबी का मतलब बच्चे का शिक्षा स्तर मान लीजिए अगर शुरुआती शिक्षा उसकी अच्छी होगी तो उसका नींव मजबूत हो जाएगा, तो बाद में वो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसकी परवरिश पहले से अच्छे से कर लिए 6-7 महीने या 2 साल तक, तो बच्चा क्या होगा, उसकी नींव मजबूत हो गई है। कुल मिला के उसका जो स्वास्थ्य शरीर है वो पहले से उसका केयर की है, अच्छा है, तो उसका नींव क्या होगी, मजबूत हो जाएगी और उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क विकास और संक्रमण से लड़ने का महत्वपूर्ण समय होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, उसका जो वृद्धि होती है उसके मस्तिष्क मतलब उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी होता है एक प्रकार का, क्योंकि बाल्यावस्था में 2 साल या 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप होने लगती है, वो बच्चा सोचने लगता है, उसके अंदर फीलिंग भी आने लगती है। तो मतलब क्या उसका मस्तिष्क विकास साथ में होता है और साथ में उसका वृद्धि हो जाती है। तो इस सिचुएशन में बच्चे को क्या चाहिए, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए और उसके साथ जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है उसमें भी मदद मिले। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की अच्छी खुराक मिले। मतलब बच्चे का जो शारीरिक विकास बहुत देखा होगा, बच्चे जो होते हैं ये 2 साल से 8 साल तक या 6 साल तक बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, देखते देखते बड़े हो जाएंगे, कितने 2-3 साल में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। इसलिए उनकी लंबाई, उनका वेट, उनका वजन सब कुछ बढ़ रहा है, इसलिए आपको प्रॉपर वहाँ पर संतुलित आहार देना है। ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होती है शुरुआती दिनों में 6-7 से 8 साल तक बहुत तीव्र गति से होती है। इस टाइम अगर वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों के लिए अनुपूरक भोजन तैयार करते और खिलाते समय स्वच्छता पद्धतियों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह कभी डायरिया, दस्त, अवसाद उत्पन्न कर सकती है। कहने का मतलब है, देखो आप कुछ खिला पिला रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ पर आपका स्वच्छता जो होती है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि बच्चे को अगर खिला पिला रहे हैं तो आपको वो चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए। अगर पानी भी पिला रहे हैं तो पानी दूषित नहीं होना चाहिए। अगर पानी दूषित होगा, गंदा होगा, तो बच्चे के डायरिया, दस्त, पेचिस ये होने की संभावना रहती है। जो जल से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए बच्चे को अगर आप खाना भी खिला रहे हैं तो आप स्वयं हाथ धुलिए साबुन से, या उसको भी हाथ धुला लीजिए। अगर देखा होगा छोटे बच्चे क्या होंगे, साथ में अगर खाना खा रहे हैं तो जैसा खाने की कोशिश करते हैं दोनों हाथ से खाना खा लेते हैं। ठीक है, दोनों हाथ से खाना खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या है उनका भी हाथ धुला दीजिए, अपना भी धुल दीजिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, स्वच्छता का सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए। बच्चे और किशोरों के सर्वोत्तम विकास, उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उचित तरीके से बनाया गया संतुलित परम आवश्यक है। कहने मतलब है उनकी जो गति है, वृद्धि है, शरीर का विकास है, चाहे मानसिक विकास हो, कुछ भी विकास है, उसके लिए उनको संतुलित आहार जो पर्याप्त मात्रा में बनाया जाना चाहिए और वो अच्छा हो। ऐसा नहीं पका खाना खिला देंगे तो वहाँ पर उसको दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस अवधि के दौरान हड्डियाँ, बोन मास का विकास होता है। देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, उस समय उनका जो विकास होता है वो
हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होने लगती हैं, उनकी हड्डियाँ भी ग्रोथ करती हैं। देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है उसके शरीर में लगभग 370 या 306 हड्डियाँ होती हैं जब नवजात बेबी होता है। उसके बाद जब बेबी बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में मात्र 206 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि जो छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं वो मिलकर एक बड़ी हड्डी बन जाती है, इसलिए शरीर में 206 हड्डी बनती हैं। ठीक है, तो जब बेबी बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा तो उसका मास भी बढ़ेगा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, तो भी बढ़ता है। उसके लिए बेबी का ख्याल रखना अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है इसके कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे दूध उत्पादन। मैं बता रही कि बेबी का ग्रोथ कर रहा है, उसकी हड्डी बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको पर्याप्त मात्रा में जो कैल्शियम से भरपूर चीज़ें होती हैं वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हड्डी होती है एक कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम का एक संपूर्ण आहार लेने से हड्डी हमारी मजबूत होती हैं। आपने देखा होगा घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मम्मी लोग जो होती हैं वो धूप में, सुबह के समय में धूप में उनको तेल लगाती हैं, वो भी सरसों का तेल लगाती हैं। इसलिए लगाती हैं क्योंकि तो तेल, देखो बात दूसरी हो गई, लेकिन धूप में बैठा के लगाते हैं इसलिए क्योंकि विटामिन डी जो होती है, जिससे कैल्शियम हमारा मजबूत होता है। विटामिन डी से सूरज की जो रोशनी होती है सुबह के टाइम, ठीक है, उसमें तेल लगाती हैं। जब सूरज की रोशनी जब बेटे के ऊपर या बालिका के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ उसकी हड्डी को विटामिन डी मिलता है, इसलिए वहाँ पर हड्डी मजबूत हो जाती हैं। इसलिए क्या करना है, इसीलिए मम्मी लोग जो होती हैं, मदर लोग जो होती हैं, वो बच्चे को धूप में लगाकर तेल लगाकर थोड़ा खिलाते हैं, इसीलिए खिलाते हैं कि उसको धूप लग जाए, उसकी हड्डी मजबूत हो जाए। दूसरा ये कहा गया है कि अगर कैल्शियम के शरीर में कमी है, बच्चों को हड्डी मजबूत करनी है, तो आप डेयरी उत्पाद दे सकते हैं। डेयरी उत्पाद वे होते हैं जैसे दूध से बनी चीज़ें, दूध होगा, दही हो गया, ठीक है, पनीर हो गया और घी हो गया। इस प्रकार के दूध से जो बने उत्पाद होते हैं इनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है। अगर बेबी को आप पर्याप्त मात्रा में दूध दे रहे हैं वो काफ़ी होता है। ठीक है, दूध में बहुत सारी कैल्शियम होती है, इसलिए बेबी के शरीर के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है बाल्यकाल की अवस्था। ठीक, इसलिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को ऊर्जा, कैलोरी की अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए ऊर्जा, कैलोरी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, गेहूँ, भूरा चावल, ब्राउन राइस, मतलब उसने बताया कि इस प्रकार की चीज़ें आप दे सकते हैं। मेवा, वनस्पति तेल, फल एवं सब्जियां जैसे कि केला एवं आलू, शकरकंद प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उसने बताया है कि मतलब सब्जियां भी लेनी चाहिए, केला हो गया, शकरकंद हो गया। शकरकंद को गांव में एक वर्ड बोलते हैं गंज, ठीक है, गांव में एक वर्ड बोलते हैं गंज, ठीक है, उसी का नाम है शकरकंद। शकरकंद मीठा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। शकरकंद आलू, मतलब आलू का ऐसा होता है, बस थोड़ी इसकी लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और रेड कलर का होता है, वो हमारा शकरकंद होता है। ठीक, इसका भी सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे के मामले में प्रोटीन, मांसपेशियाँ का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो प्रोटीन की अगर पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं तो उसको पर्याप्त मात्रा में मांसपेशियों का विकास होगा प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे है, सोयाबीन मिलता है, ठीक है, पनीर जो खाओगे, पनीर में भी प्रोटीन मिलता है सबसे मात्रा में। तो दूध से बने उत्पाद खिलाइए। देखो आप सबसे अच्छा ये करिए, बेबी का अच्छे से ध्यान रखिए, उसका ऑटोमेटिक विकास सही से होता जाएगा। ठीक है, और विकास का था एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्हें ऐसा आहार दें जिससे मांस, अंडा, मछली और दूध उत्पाद शामिल हों। मतलब उसका विकास करने के लिए अगर आप नॉनवेज हैं तो ठीक हो, कोई बात नहीं, अगर वेजिटेरियन तो कोई बात नहीं, अगर नॉनवेज हैं तो आपसे अंडा भी खिला सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे डील करता है। ठीक है, बच्चे के शरीर की अच्छी शारीरिक प्रक्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। बच्चे के आहार में विभिन्न रंगों का फलों और सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए। कहने मतलब शरीर के साथ साथ क्या है, अगर देखो विटामिन भी बहुत बड़ा योगदान शरीर में हमारे करती हैं। कैसे करती हैं, विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में पहली बार तो स्टोर नहीं होती है, ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगर विटामिन सी आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। आपके रोगों के अंदर लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती हैं। आप विटामिन पर्याप्त मात्रा में लीजिए, आपको कोई भी कमी नहीं होने पाएगी शरीर में अंदर। देखो आज विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है, आँखों की रोशनी थोड़ा डाउन हो जाती है, आपको दिखना थोड़ा हल्का कम हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए अगर शुरुआती बच्चों में विटामिन ए की कमी हो गई तो उनको ये रोग देखने को मिलता है, रतौंधी। इसलिए पर्याप्त मात्रा में उनको गाजर खिलाइए, पपीता खिलाइए, ये सब चीज़ें खिलाएंगे तो उनको अंदर शरीर के अंदर विटामिन की कमी नहीं होने पाएगी और उनका जो शरीर होगा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर कहा भी गया है विटामिन ए आवश्यक है, इसके कमी से रतौंधी, रात में देखने वाली कठिनाई होती है। गहरे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग की सब्जियां जैसे गाजर, पपीता, आम विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। मैंने बताया ना, गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, ये सब चीज़ जो होती है हमारी विटामिन ए की अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है विटामिन ए का, और विटामिन ए यानी गाजर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर विटामिन को पर्याप्त मात्रा लेना है तो विटामिन ए के लिए आज गाजर मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है,
नेक्स्ट है विटामिन डी हड्डियों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। मैंने बताया ना विटामिन डी हड्डियों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। वैसे मम्मी लोग छोटे बच्चों को मालिश करवाती है, मैंने बताया था अभी था। कैल्शियम की अवशोषण के लिए आवश्यक है। बच्चे अधिकांश विटामिन डी धूप से प्राप्त करते हैं। मैंने बताया ना मम्मी धूप में बिठा कर धूप सिखाती है, ठीक है। तो थोड़ी मात्रा में कुछ खाद्य पदार्थ, मछली का तेल, वसा युक्त मछली, मशरूम, पनीर, अंडे, जर्दी, मतलब इससे भी विटामिन डी मिलता है। तो आप धूप भी ले सकते हैं और धूप के साथ साथ ये भी खा सकते हैं, आपकी हड्डी मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, मासिक धर्म की शुरुआत रजोधर्म के कारण किशोरों की तुलना में अधिक शारीरिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस करती हैं। अब हमको बताएं बच्चा यहाँ पर बच्चा, देखो हम बच्चा की बात करते हैं तो बच्चा बच्ची दोनों हो सकता है, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, हम ये दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसा किसी दिमाग में चल रहा है कि हम सिर्फ लड़के की बात कर रहे हैं, तो लड़के की बात नहीं करते हैं, लड़की और लड़कियों की दोनों की बात करते हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट लिखा है बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, आप लोग समझिए। इसमें लिखा मासिक धर्म की शुरुआत, जब लड़की 13 या 14 साल की हो जाती है तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, मासिक धर्म या रजोधर्म जिसे बोलते हैं, जिसे माहवारी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट हो जाता है, उस समय उसको बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि अंदर अब देखो रक्त का स्राव होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो दीवार होती है प्लेसेंटा की दीवार वो टूटने लगती है, इसलिए उनके अंदर से रक्त का स्राव देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, उनका अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि उनके शरीर में अगर रक्त की कमी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनके शरीर में रक्त की कमी नहीं होने देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कि माहवारी के दौरान जो लड़कियां 13 से 14 साल की उम्र में होती हैं उनके अंदर रक्त की कमी ना होने पाए, इसलिए उनका बहुत अच्छे से केयर करना है। उनके पेरेंट्स को देखना है कि लड़की, मतलब ऐसा नहीं है, लड़कियों को अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, छिपाने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में लड़की की 13 से 14 साल की उम्र में उनका पर्याप्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में शरीर की कमी नहीं होने देनी चाहिए और संक्रमण भी ना होने पाए, इसका चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कहा भी गया है जिससे एनीमिया रोग ले विटामिन और खनिज दोनों भरपूर मात्रा, मैंने बताया ना विटामिन जो रक्त की जो कमी होती है उसे एनीमिया रोग बोला जाता है। इसलिए शरीर जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर शरीर की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने बताया एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि अधिकांश भारत में मौत होती है प्रसव के दौरान, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान वो अधिक रक्तस्राव हो जाने की वजह से होती है। महिलाओं की जब डिलीवरी होती है लगभग अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर ब्लड बह जाता है। इसलिए कभी कभी महिलाओं के शरीर के अंदर खून ऑलरेडी कम होता है और डिलीवरी के समय और भी खून बह जाता है, जिससे उनके शरीर में रक्तअल्पता हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। ये चीज़ बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की। नेक्स्ट क्या है, आजकल बच्चे का झुकाव जंक फूड की ओर अधिक हो गया है, लेकिन आपके लिए बच्चों को पोषण में भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करना बेहद ज़रूरी है। आजकल यह रुझान ये हो गया है बच्चों को जंक फूड, जैसे फास्ट फूड हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें बहुत झुकाव हो रहा है, ठीक है। वो जो पौष्टिक वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते हैं, इसलिए पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ना खाओ, ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। इसके अलावा आप इसका सप्लीमेंट कुछ और खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, उसको बताना चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए। अधिकांश बच्चों में खाने की खराब गलत आदतें या आदतें विभिन्न दीर्घकालिक जटिलताएँ उत्पन्न करती हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग और तमाम प्रकार की, मतलब आप जंक फूड खाते हैं तो आपको पाचन संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे बोला ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब हड्डियाँ खोखली हो सकती हैं। नेक्स्ट है के साथ साथ धूम्रपान, चबाने वाले तंबाकू, अल्कोहल जैसी बुरी आदतों के लिए सबसे कमज़ोर समय होता है, इनसे बचा जाना चाहिए। नियमित शरीर व्यायाम मजबूती तंत्रिक बल बढ़ाता है, ये अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक होते हैं। कहने मतलब आपको तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना है तो आप वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो शरीर होगा वो निरोग रहता है, तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, फुर्त रहेंगे। व्यायाम और जिम में अंतर होता है, ठीक है। जिम में आप भारी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन व्यायाम में होता है सेल्फ होता है, उसमें उठाना कुछ नहीं होता है, केवल आपको एक्सरसाइज करनी होती है। वहाँ पे मसल डेवलप जो जिम में लोग जाते हैं वहाँ मसल्स डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, ठोस बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी के जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से विकास हो चुका होता है। आप दुबले आदमी को लेकर जाइए वहाँ पर डंबल उठाएगा तो उसका क्या होगा, सही बनने के बजाय उसका बिगड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गर्भवती। देखो अब मैंने बताया था कि बच्चे की बात हो गई, किशोर की बात हो गई, अब देखो यहाँ बात करें गर्भवती महिला का पोषण कैसे रखना है। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गर्भवती महिला उसको कैसा ध्यान रखना है। मातृत्व माँ बनने वाले हर महिला के जीवन में शारीरिक और मानसिक के साथ साथ पोषण की दृष्टि से एक परीक्षणात्मक क्षण होता है। यदि आप गर्भवती हैं, आपके परिवार में कोई बच्चे की उम्मीद कर रहा है तो सुनिश्चित करें कि भाई आप अच्छी तरह से खाती हों। कहने मतलब कि घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो उसका पर्याप्त ध्यान मात्रा में रखना चाहिए, उसको संतुलित आहार देना चाहिए, कोई उसका मतलब अधिक वजन वाला काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। उसका ख्याल प्रॉपर रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की माँ बनने वाली है, बच्चा एक घर में नया फैमिली आने वाला है, इसलिए उसकी अच्छे से केयर करना चाहिए। उसके शरीर में किसी प्रकार बीमारी ना आने पाए, उसके किसी प्रकार की किसी खाने में दिक्कत ना होने पाए, प्रॉपर उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जब माँ स्वस्थ होगी तो उसका होने वाला बच्चा जो होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, शुरुआत से आप ध्यान दे लीजिएगा, तो उससे महिलाओं को कोई भी रोग और समस्या नहीं होने पाती है।
नेक्स्ट है गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान संपूरक आहार अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपके गर्भ में बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में वजन बढ़ना आमतौर पर 10 या 12 किलोग्राम, शिशुओं का जन्म। ये बताया गया है, मतलब कि कहने की अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला का वेट बढ़ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने सोचना है कि मतलब घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गर्भवती जब महिला का वेट बढ़ता है तो ये मान के चलिए उसके जो गर्भ में पल रहा बच्चा होगा उसका भी तो वेट बढ़ेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेबी का भी वेट 2 से मतलब 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम तक हो जाता है। तो समझ लीजिए अगर महिला का वेट बढ़ रहा है तो उसे परेशान को होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका भी वजन तो बढ़ रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना स्वस्थ होगा बच्चा आपका, जितना वजन बढ़ेगा उतना बच्चा आपका स्वस्थ होगा। ठीक है, इसलिए माँ का ध्यान, जो गर्भवती महिला होती है उसका ध्यान रखिए। आपके बेटे का जो बेटा या बेटी का जो होने वाला बच्चा है मतलब वो स्वस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला के पोषण संबंधी आवश्यकता गर्भवत्ता की विभिन्न तिमाहियों के आधार पर बदलती है। कुछ मामलों के अंतर्गत बच्चों में विकृतियों के जोखिम कम करने और बच्चों का वजन बढ़ाने में होने वाली एनीमिया को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे फोलिक एसिड, आयरन की गोली आदि खुराक की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना कि जो गाँव में देखा होगा आपने, जो आंगनबाड़ी होती है, वहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं वो जो गर्भवती महिला होती है उसको मतलब फोलिक एसिड और आयरन की गोलियाँ देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि उनके शरीर में आयरन की वजह से कोई विटामिन मतलब जो एनीमिया रोग होता है वो न होने पाए, इसीलिए फोलिक एसिड और आयरन की गोली दी जाती है कि उनके शरीर में रक्त की कमी न होने पाए। अगर रक्त की कमी होगी उनके शरीर में तो डिलीवरी के समय उनका भी रक्त बहेगा, उस टाइम भी रक्त की कमी हो जाएगी और अगर बच्चा होगा तो कमज़ोर होगा, उसके भी अंदर तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था की उम्मीद करने वाली महिला और स्तनपान कराने वाली माँ धात्री को ऑस्टियोपोरोसिस रोकने और कैल्शियम से भरपूर स्तन दूध व स्राव एवं बच्चों की हड्डियों और दांतों के लिए उचित गठन के लिए गर्भावस्था के दौरान स्तनपान चरण में कैल्शियम की अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। मतलब माँ को भी कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि जो बेबी बन रहा है पेट के अंदर पल रहा है उसको भी हड्डियाँ का, ऐसा तो है नहीं कि जो बेबी पैदा होगा बाहर उसका हड्डी का विकास होगा। पेट में जब होता है, माँ के गर्भ में जो होता है तभी तो उसकी हड्डी बनती है, इसलिए माँ को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए, दूध वगैरह खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसलिए उनके आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, समुद्र भोजन शामिल होने वाले। बच्चे की उत्तरजीयता बढ़ाने के लिए स्तनपान के दौरान विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन B12 और विटामिन सी से पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। विटामिन B12 होती है साइनोकोबालामिन, उसमें हमारा कोबाल्ट होता है जो कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की विटामिन भी लेना चाहिए। हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है तथा यह रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी विशेषकर होने महिलाओं में बेहद सामान्य और गर्भावस्था के दौरान कमी से मृत्यु का कारण। मैंने बताया ना कि रक्त की कमी जो महिलाओं में होती है ये आम समस्या होती है। इससे होता है महिलाओं के शरीर में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को दिक्कत होती है वो रक्त की कमी, एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दौरान की मातृ मृत्यु दर और जन्म के दौरान कम वजन से, मतलब ये बताया गया है कि देखो जब माँ के शरीर में खून की कमी होगी तो उसका होने वाला बेबी जो होगा उसका वजन कम होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि माँ का सही से ख्याल नहीं रखा गया, माँ का सही से विकास नहीं हुआ, माँ का सही से संतुलित आहार नहीं मिला, तो इससे वजह से उसके शरीर में रक्त की कमी हुई जिससे उससे होने वाला बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, इन चीज़ों से हमको लोग ध्यान रखना है और माता और बच्चे दोनों का ध्यान रखना है। वनस्पति खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, सूखे मेवे, आयरन, मांस, मछलियां, पोल्ट्री, मुर्गी उत्पाद स्रोतों के माध्यम से भी आयरन प्राप्त होता है। अपने आहार माध्यम से आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला, अमरूद, मतलब इन्हें बताया है कि विटामिन सी के लिए आंवला हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, मतलब मौसम्मी हो गया, ये सब चीज़ें खिलानी चाहिए क्योंकि विटामिन सी जो होती है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और विटामिन सी लेने से हमारे अंदर शरीर अंदर है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, इसलिए विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप मृत जन्म गर्भपात बौनापन होता है। कहने का मतलब अगर गर्भावस्था के दौरान कोई महिला है तो उसके अंदर विटामिन जो हमारा आयोडीन कमी होती है वो नहीं होना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऐसा होता है कभी अगर बच्चा जब बर्थ करता है तो कभी कभी बर्थ मतलब मरा बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, मृत जन्म, ठीक है। और गर्भपात और बौना मतलब कभी कभी गर्भपात भी हो सकता है महिलाओं का, और बच्चे अगर पैदा भी होंगे तो उनके अंदर बौनापन आ सकता है। ये चीज़ होती है विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
अब देखो हमने बात की थी छोटे बच्चों की, बाल अवस्था की बात की थी, ठीक है, महिलाओं की बात करती है। हम बात करेंगे वयस्क पुरुष और वयस्क महिला के लिए कैसा उनका पोषण होना चाहिए। वयस्क पुरुष और महिलाओं को अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर वयस्क समय की कमी की शिकायत करते हैं और गतिविधि जीवनशैली के कारण, देखो कितना चीज़ लिखा है, मतलब ये शिकायत करते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, कहते हैं कि हम अपना इतना काम दिन भर में करते हैं, इतने जॉब में इन्वॉल्व रहते हैं कि हमको खाना खाने का समय नहीं मिलता। ये सुना होगा कि क्या बताएं, आज हम दिन भर इतना काम किए कि हमको आज खाना खाने का समय नहीं मिला, भोजन करने का समय नहीं मिला। ये आपने सुना होगा जनरली। तो देखो आपको इस टाइम टेबल का फॉलो करना है कि आपको कब खाना खाना है। आप सुबह मॉर्निंग में खाना खाएं, इसके बाद सीधा 8 बजे रात में खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में शरीर आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपका जो टाइम टेबल बना है उसको बिगाड़ना नहीं है, अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि आपकी सेहत अगर फर्स्ट नंबर पे सेहत रखी जाए, अगर सेहत अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमक के अधिक सेवन से रक्तचाप, मतलब वयस्कों का नमक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि नमक के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप होता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ये नमक ज़्यादा खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। खाद्य पदार्थ से अचार, पापड़, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। कहने मतलब डिब्बा बंद पदार्थ होते हैं, अचार हो गया, पापड़ हो गया, इनसे हमको कम खाना चाहिए, क्योंकि डिब्बा बंद इसलिए अचार उसमें डाला, देखो अचार जो मार्केट से लाते होंगे उसमें देखा होगा आपने, नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर अधिक मात्रा में नमक नहीं डालेंगे तो कंपनी बनाई मान लो जनवरी में, लेकिन आदमी जब खा रहा है उसको अप्रैल या फिर मई में, तो ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है कि भाई कंपनी जो तुरंत मैन्युफैक्चर करी, तुरंत अचार बनाई, तुरंत तो कोई खा नहीं लेगा, ठीक है, कम से कम 6 महीना बाद 7 महीना के बाद खाएगा अचार, ठीक है। तो उसमें इसलिए नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है जिससे उसका अचार ख़राब ना होने पाए। इसलिए ऐसे अचारों से बचना है जिसमें नमक ज़्यादा होता है। आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि अधिक नमक सेवन में योगदान होते हैं। वैसे महिलाओं को कैल्शियम, दूध और उत्पाद से भरपूर आहार सकते, मैं बताया वही सब कुछ खाना है, ठीक है। आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली आदि युक्त आहार सेवन करना चाहिए। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा जैसे घी, मक्खन, पनीर, वनस्पति का समेत उपयोग करें। आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज, फलों का, कहने मतलब आपको क्या अनसैचुरेटेड जो आता है, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, फार्चून जो तेल आता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ़ाइंड का तेल, सॉरी, हाँ रिफ़ाइंड का तेल जो होता है, इसको खाने से आपके अंदर फैट कम बढ़ती है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। बाकी तेल अगर आप सरसों का तेल खा रहे हैं, मूंगफली का तेल खा रहे हैं, तो उससे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर का अगर बढ़ गया है तो आपको कार्य करने में थकावट महसूस होगी। अगर आप घर में 10 बार ऊपर नीचे सीढ़ी पे चढ़ लिए तो आपकी सांस फूलने लगेगी, इसलिए फूलने लगती है क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका होगा। आपको पंप जो होता है हृदय का, हृदय जो ब्लड पंप करता है उसमें रुकावट होने की वजह से आपको इस हफने जैसी आवाज़ आती है या महसूस करते हैं, थकान महसूस होती है। ये होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा और कारण। अब देखो बुजुर्ग लोगों के लिए आवश्यकता क्या होती है। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को बुजुर्ग माना जाता है। बुजुर्ग लोग को आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए। हमारे दादा हैं 60 साल के, उनका अगर कोई आप बूढ़े हो गए हो तो बुरा मान जाते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, मतलब इसमें लिखा भी है 60 वर्ष या इससे अधिक, ठीक है, वो बूढ़े की श्रेणी में आते हैं, बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तत्ती व तंदुरुस्त और सक्रिय रहें। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सक्रिय रहने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता अधिक होती है। वरिष्ठ नागरिक मतलब जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनको स्वस्थ रखने के लिए उनके शरीर में विटामिन और खनिज की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उम्र बढ़ने से शारीरिक संरचना बदल जाती है तथा ये बदलाव बुजुर्ग की पोषण संबंधी जरूरत प्रभावित करता है। बुजुर्ग या वृद्ध लोगों को कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। कहते मतलब जवानी में आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, किशोरावस्था में आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो अधिक काम नहीं करता है, ठीक है, बस बच्चों को खिलाएगा या बाहर सब्जी ले आए, कहीं बाहर से कुछ मार्केट सामान ले आए, मतलब शारीरिक काम कम करते हैं, बस चलते रहते हैं, तो उनको अत्यधिक शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उनको कम कैलोरी वाला ऊर्जा वाला भोजन दिया जाना चाहिए। और हम लोग जवान जैसे हो गए हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, उसमें हम लोग अधिक काम करते हैं तो हमको लोग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन बुजुर्ग लोग को इतना आवश्यकता नहीं होती है। उनकी मांसपेशियाँ उनकी कमज़ोर मांसपेशियाँ शारीरिक गतिविधियाँ उम्र बढ़ने के साथ घट जाती हैं। उनकी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। रोग से रोकने और स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए बुजुर्गों को अधिक से अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग के लिए व्यायाम करना परम आवश्यक है। बुजुर्ग जो होते हैं उनको व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है, उन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी हड्डी होती हैं वो ब्लॉक ना होने पाए, मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हड्डियों में प्रॉब्लम होने के देखने को मिलता है। इसलिए और नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिससे उनमें हड्डी से जो होने वाली बीमारियां होती हैं उनसे निजात पा सकते हैं।
क्योंकि शरीर के वजन और जोड़ों में लचीलेपन नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित व्यायाम से विघटनकारी रोगों का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर बुजुर्ग भूख कम लगने, कभी कभी चबाने में कठिनाइयाँ शिकायत करते हैं। कहने मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके मुंह में दांत थोड़ा गिर गए होते हैं और घर में कभी रोटी टाइट अगर बन गई तो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनको खाने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। ठीक है, तो आपको उनको नरम खाना देना है और जो रोटी खाएँ वो नरम खाएँ। ठीक है, जो खाना हो तो अच्छा हो, क्योंकि उनको पचाने में भी दिक्कत होगी और खाने में भी दिक्कत होगी। बुजुर्गों का आहार फल और सब्जियों सहित नरम होना चाहिए। मैंने बताया नरम होना चाहिए। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पनीर कम, ये सब देना चाहिए। आप देखा टोंड दूध वो होता है जिसमें फुल क्रीम नहीं होती हो। कभी आपने मार्केट में पैकेट वाला दूध लिया हो, उस पर लिखा होता है फुल क्रीम मिल्क, लिखा होता है टोंड मिल्क। यानी टोंड दूध एंड जो हमारा फुल क्रीम दूध होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आपको दुकानदार से मांगे कि हमको फुल क्रीम दूध दीजिए तो फुल क्रीम देगा, आप उसे टोंड मांगेंगे तो टोंड दूध देगा। ठीक है, उसमें टोंड दूध इसलिए कहा जाता है, उसमें कम फैट होगी और जो बुजुर्ग लोग होंगे उसमें उनको दिक्कत होने लगती है, वसा बढ़ने लगते हैं, फैट बढ़ जाता है, इसलिए उनको दिक्कत होने लगती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को प्रतिदिन आहार में शामिल करना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के अस्थिभंग फ्रैक्चर होने का रोका जा सके। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ खोखली होने से बचा जा सके। पर्याप्त मात्रा में दाल, टोंड दूध, हल्का दूध वही फुल क्रीम ना हो। अंडा, सफ़ेद आज का सेवन करें क्योंकि इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। बुजुर्गों को संतुलित अवसर, मिठाई, तैलिया आहार, नमक और चीनी के स्तर में कटौती करनी चाहिए। घी, तेल, मक्खन के उपयोग से पूरी तरह बचना चाहिए। इसके अलावा मसालेदार से बचना चाहिए। यानी बूढ़े जो लोग होते हैं वो चटपटा खाने से बचाना चाहिए क्योंकि जब चटपटी चीज़ खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उनका भोजन नरम, कम नमक और मसाला रहित होना चाहिए। निर्जलीकरण और कब्ज से बचने के निरंतर अंतराल पर थोड़ी मात्रा में भोजन तथा निरंतर अंतराल पर पानी पीना सुनिश्चित करें। कहने मतलब निरंतर अंतराल पर पानी भी पिए, खाना भी खाएं। चिरकालिक रोगों के और वृद्धावस्था रोग के लिए कर्ण बिस्तर पर पड़े रोगियों के मामले में चिकित्सीय स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत आहार चिकित्सक परामर्श लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छा से खाना खाइए, अच्छे से रहिए। और हम आपको बता दें, हम अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च करते हैं। ठीक है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर सारी PDF एक लाइन से प्रोवाइड हो जाएंगी और होती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आज हमारा जो रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ाएंगे MCQ टाइप जो रहने वाला है, उसमें पढ़ाएंगे थ्योरी वाला, चैप्टर वाइज MCQ कराएंगे। अब तो हम अभी हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, साथ में हम चैप्टर वाइज MCQ भी करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ कवर करना है। अभी एग्जाम की शॉर्टलिस्ट डेट नहीं आई, ना शॉर्टलिस्ट हुआ है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा, इसलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए। अभी पेट का 15-16 तारीख को एग्जाम है, उसको भी अच्छे से दीजिए। हमको पता है सारे लोग पेट का फॉर्म भरे हैं, अच्छे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।